हाय फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि मैं अपना वीडियो स्टार्ट करने से पहले यहाँ का छोटे छोटे इलाके में वीडियो बना के दिखाता हूँ। तो ये है स्टाफ मेस। इससे पहले मैंने क्रू मेस दिखाया था। ये स्टाफ मेस है। दोनों जगह पर खाना एक ही जैसा बनता है, लेकिन यहाँ स्टाफ लोग बैठ के खाने के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि क्रू मेस में क्रू बैठ के खाते हैं, स्टाफ मेस में स्टाफ लोग बैठ के खाते हैं। स्टाफ मेंबर जो होते हैं वो थोड़े ऊंचे लेवल के होते हैं क्रू से। तो यहाँ पर देख सकते हो हर आइटम वहाँ पर जो जो मिलता है यहाँ पर भी मिलता है। देखिए, केक है, फ्रूट सलाद है, वैरायटीज ऑफ अचार मिलते हैं, बर्गर है, पापड़ है, सब कुछ। मतलब हर कंट्री का कोई ना कोई खाना बनता ही बनता रहता है। तो मैं ये इसलिए दिखा रहा हूँ ताकि मैं भी पहले मुझे भी कोई इस तरह दिखा रहा था और मैं ये सब देख के अपने आप को महसूस कर रहा था कि हाँ, मैं वहाँ पर काम कर रहा हूँ और इस जगह पर मैं खाना खा रहा हूँ। तो ये जो हमारा सोच है ना, हमारा सोच ही हमारा ज़िंदगी बदलती है। तो अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है राजेश और मैं आर्मी से रिटायर्ड हूँ एंड अभी फ़िलहाल मैं क्रूज शिप में यूएस में जॉब कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने मुझे कमेंट करके बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं। वैसे तो आप लोग मेरा सारे वीडियोस देखें तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगा। मेरा जो तीसरा वीडियो था उसमें मैं बताया हुआ था कि किस तरह अप्लाई करना करके, क्योंकि वो सबसे इम्पोर्टेंट है। तो उसमें मैंने बता दिया हुआ है, फिर भी मुझे कमेंट कर रहे हैं, तो उन सभी के लिए मैं बताता हूँ कि मैं किस तरह अप्लाई करना है, इसके बारे में बताया। इंटरनेशनल टाइप रिज्यूम किस तरह बनाना है ये बताया। सिक्योरिटी में कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ये वीडियो मतलब जो जो इम्पोर्टेंट है ये तो मैंने बताया हुआ। और क्योंकि ये सारे फौजियों के लिए इम्पोर्टेंट है, सिविलियन के लिए इम्पोर्टेंट वाले बहुत सारे वीडियोस है, वो सब तो मैं बाद में वीडियोस बनाऊंगा कि सिविलियन कौन कौन से डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो सकते हैं। एंड एज ए अग्निवीर वो हर डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो सकता है, क्योंकि उसके पास सफिशिएंट एज है, उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, हर डिपार्टमेंट में ज्वाइन हो सकता है। और यदि वो डेक या इंजन डिपार्टमेंट में ज्वाइन होकर कैप्टन या उससे ऊपर लेवल तक की पोजीशन में जाना है और अच्छा खासा कमाना है, तो उन्हें कुछ कोर्स करने पड़ेंगे। वो भी मैंने वीडियोस में बताया हुआ है। बहुत सारे लोग यही सवाल पूछते हैं कि लास्ट एज क्या है, कब तक हम ज्वाइन हो सकते हैं। देखिए भाई, लास्ट एज कंपनी के रिक्वायरमेंट में होती है। आपको मिनिमम 21 ईयर्स होना ही होना है। 21 ईयर्स से पहले आप ज्वाइन नहीं हो सकते हो। दूसरी बात, 55 ईयर्स के बाद ज्वाइन नहीं हो सकते हो, ऐसा मैं नहीं कहूँगा। 55 ईयर्स के बाद भी ज्वाइन होने वाले हैं अगर उनके सामने एक्सपीरियंस है, क्योंकि कंपनी को काम करने के लिए बंदों की जरूरत है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है और आप एलिजिबल हो उस पोजीशन में, तो आप 100% आ सकते हो अप टू 55 ईयर्स तक। मैं ये लास्ट एज बता रहा हूँ, मतलब उसके बाद भी आ सकते हैं, नहीं करके नहीं, लेकिन वहां तक आ सकते हैं। प्लीज 21 ईयर्स कंप्लीट होना चाहिए और 55 ईयर्स तक भी आ सकते हैं, उसके बाद भी आ सकते हैं। वो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन एंड डिपेंडिंग अपॉन द कंपनी रिक्वायरमेंट। और अग्निवीर वाले ने मुझे मैसेज किया कि अग्निवीर वाले आ सकते हैं क्या। भाई, आप लोग के लिए ये एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। अग्निवीर वाले 100% आ सकते हैं। यहीं पर नहीं, क्रूज शिप में ही नहीं, बल्कि कंटेनर शिप में भी जा सकते हैं हम लोग। वो जीपी रेटिंग करके या फिर कैडेट ट्रेनिंग करके वो ऑफिसर्स लेवल तक भी जा सकते हैं, अच्छा खासा पैसे भी कमा सकते हैं। ये अग्निवीर वालों के लिए, इसीलिए मैं हर वीडियो में मैं बोलता रहता हूँ, प्लीज़ मेरे वीडियो को अग्निवीर वाले से शेयर कीजिए, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा एज है एंड अपना टाइम को यूटिलाइज कर सकते हैं। और जो 17 ईयर्स या 22 ईयर्स या 30 ईयर्स कंप्लीट करके, मतलब आर्मी में कंप्लीट करके रिटायर हो रहे हैं, उनके लिए मिनिमम पोजीशंस है। जैसे कि अगर कंटेनर शिप में जाना है, जिनका एज 27 ईयर्स क्रॉस हो गया, तो वो कंटेनर शिप में जाना है, या तो गैली स्टीवर्ड में जा सकता है या फिर पायरेटी आर्म गार्ड, पायरस आर्म गार्ड की तरह जा सकता है। अगर क्रूज शिप में आना है तो वो सिक्योरिटी डिपार्टमेंट आ सकता है, क्योंकि उसके पास फौज का नॉलेज है। फायर फाइटिंग में आ सकता है, क्योंकि उसके पास फौज का नॉलेज है। सुपरवाइजर में आ सकता है, क्योंकि उसके पास सुपरवाइजिंग का नॉलेज है। स्टोर कीपर में आ सकता है और क्वार्टर मास्टर के पोजीशन में आ सकता है। तो ये हो गया जो आप लोगों ने मुझे कमेंट किया था। और कुछ लोगों ने मुझे मेरे नंबर मांग रहे थे, नंबर के लिए कमेंट किए थे, तो मैं क्षमा चाहता हूँ भाइयों। मैं एक्चुअली अभी फिलहाल मैं इंडिया में नहीं हूँ, मैं फिलहाल यूएसए में हूँ एंड वहाँ जब दिन होता है यहाँ पर रात होती है एंड मैं अच्छी तरह नींद में रहता हूँ, तो मुझे ड्यूटी भी देखना पड़ता है। एंड हाँ,
और एक बात बताना चाहता हूँ, मैं कोई जॉब प्रोवाइडर नहीं हूँ, ना ही मैं कोई एजेंट हूँ, ताकि आप लोगों के साथ इस तरह बताऊंगा ये करना है वो करना है पैसे लेना है, नहीं। मैं सिर्फ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ अपने फौजी भाइयों को ताकि उनकी मदद हो जाए, इतना ही है। ना कि मैं कोई जॉब प्रोवाइड, मैं खुद यहाँ पर जॉब कर रहा हूँ यार, मैं थोड़ी जॉब प्रोवाइडर हूँ। एंड इस कंपनी में मैं बोल रहा हूँ, इस कंपनी में मोर देन 60,000 एम्प्लॉय है जो कि काम कर रहे हैं। 60,000 से ज्यादा यहाँ पर काम कर रहे हैं एम्प्लॉयज। हाँ, अगर हालांकि आप मुझसे बात ही करना है तो आप एक काम कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप अपना नंबर दे दीजिए। मैं 100% अभी तक मैं हर एक का कमेंट का रिप्लाई दिया हूँ। यहाँ पर इंटरनेट ना होने के बावजूद भी मैं 100% सभी का कमेंट का रिप्लाई दूंगा, और जो भी मुझे व्हाट्सएप पर नंबर देगा मैं उसे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करने के लिए कोशिश करूंगा मेरे फ्री टाइम पे। ये नहीं कि मैं ड्यूटी कर रहा हूँ आप लोग से बातें कर पाऊंगा, नहीं हो सकता यार, क्योंकि मैं भी यहाँ पर ड्यूटी करने के लिए आया हूँ। तो चलो दोस्तों, आज एक नया टॉपिक के साथ आया हूँ। क्रूज शिप और कंटेनर शिप का डिफरेंस क्या है इसके अंदर के डिफरेंसेस। सबसे पहली बात, इसकी साइज के ऊपर जाते हैं। तो कंटेनर शिप क्रूज शिप के मुताबिक छोटा होता है। कंटेनर शिप में जो स्पीड होती है बहुत कम होती है, जहाँ की क्रूज शिप में स्पीड बहुत ही ज्यादा होती है। कंटेनर शिप क्या है, एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाना है तो उसे जाने के लिए कभी कभी 1 महीना लग जाती है, कभी कभी 1.5 महीना भी लग जाती है। कोई पोर्ट में जाके रुकती है, वहां पर अपना जो कार्गो है वो डिस्चार्ज करती है, फिर डिस्चार्ज करने के बाद फिर दूसरे पोर्ट में जाती है, वहां से कार्गो लोडिंग करती है। फिर इस तरह उनका कभी कभी समुद्र के अंदर ही 1 महीना या 1.5 महीना लग जाता है जमीन देखने के लिए। क्रूज शिप हर 1 या 2 दिन में लैंड पर लेके जाती है, क्योंकि यहाँ पर पैसेंजर्स होते हैं। पैसेंजर यहाँ पर आते हैं मजे करने के लिए, यहाँ घूमने के लिए आते हैं। अभी सपोज मान लीजिए विशाखापट्टनम से क्रूज शिप चला मुंबई तक, तो विशाखापट्टनम से निकलने के बाद वो कहीं तमिलनाडु के इस जगह पर रुकेगा, वहां पर लोग जाएंगे मार्केटिंग करेंगे, फिर उधर से जाके केरला में रुकेगा, उधर जाके कोई एंजॉय करेंगे, फिर उसके बाद मुंबई। ये जो टोटल 6 दिन का प्रोसेस होता है, उस टाइप से यहाँ पर भी क्रूजिंग करने के लिए गेस्ट आते हैं, और वहाँ यहाँ से लेके उधर तक लेके जाया जाता है, फिर वहाँ से फिर रिटर्न विशाखापट्टनम में छोड़ा जाता है। ये प्रोसेस जो है, 1 दिन समुद्र के अंदर रहेगा, दूसरे दिन लैंड में आएगा, फिर 1 दिन समुद्र के अंदर रहेगा, दूसरे दिन लैंड में आएगा, फिर उसी तरह वापस जहां उठे वहीं पर उतार देती है। तो इस तरह क्रूज शिप जो है हर 1 दिन या 2 दिन में लैंड में जाती है। कंटेनर शिप अगर कोई पोर्ट में रुकती है तो कम से कम 1 हफ्ता 2 हफ्ता तक रुक सकती है, लेकिन क्रूज शिप कोई भी पोर्ट में 7 से 10 घंटे से ज्यादा रुकती नहीं, ज्यादा से ज्यादा 24 आवर्स रुकती है, उससे ज्यादा कभी रुकती नहीं। 5 साल तक कंटिन्यू चलते ही रहती है। और 5 साल में एक बार वो ड्राई डॉक जाती है ताकि अपना पूरा रिपेयर कर सके। कंटेनर शिप जो कि बहुत ज्यादा हिलती है, क्योंकि समुद्र में हिलावट बहुत ज्यादा होती है, उसका कारण यह है कि उसका जो स्टेबलाइजर नहीं होता है। कुछ शिप में अभी मॉडिफाइड हुआ है। जब मैं कंटेनर शिप में काम कर रहा था उस टाइम में बहुत ही ज्यादा रोलिंग हो रही थी, मतलब हम सोए हैं, सूटकेस यहाँ से उधर जा रहा है, उधर से इधर आ रहा है, इस टाइप। लेकिन क्रूज शिप जितना भी रफ समुद्र हो आराम से जाती है, क्योंकि उसके अंदर स्टेबलाइजर सिस्टम है, जो मच्छियों के पंख होते हैं ना उस टाइप के, तो आराम से जाते हैं। हमें ऐसा लगता है नहीं कि हम शिप में है करके। हाँ, थोड़ा बहुत रफ हो जाता है तो थोड़ा बहुत हिल जाता है, लेकिन उतना जितना कार्गो शिप हिलता है उतना क्रूज शिप नहीं है। सेफ्टी के अनुसार देखा जाए तो दोनों शिप बिल्कुल सेफ्टी से 1 नंबर रहती है, क्योंकि यहाँ पर ये जो यूएस का लॉ बनाया हुआ है, उन्होंने सेफ्टी के हिसाब से बहुत ही मेजर रखा हुआ है। सेफ्टी दोनों में एकदम बिल्कुल 1 नंबर की होती है। कोई भी सेफ्टी इशू लगा तुरंत कंप्लेन करने का, उस टाइम वो सेफ्टी इशू को ठीक किया जाता है। कंटेनर शिप में मोबाइल की नेटवर्क बिल्कुल नहीं होती है, कभी 1-2 महीने तक, जब तक वो लैंड में नहीं जाती है तब तक उनके पास मोबाइल की नेटवर्क नहीं होती है। क्रूज शिप में हर 1 दिन छोड़ के 1 दिन नेटवर्क मिल जाता है, क्योंकि क्रूज शिप हमें से ज़्यादा कोस्टल एरिया है उसके साथ ही चलती है, क्योंकि ताकि लोगों को दिखे। कोई भी अगर समुद्र के अंदर इतना बड़ा बिल्डिंग जैसा जहाज जो जा रहा है, इतना अट्रैक्टिव है, देखने से सभी को आने की इच्छा होती है। तो ये एक
उनका सोच है एंड सभी को दिखा के चलती है। तो आप समझ सकते हो जमीन अगर नजदीक है तो हमें मोबाइल टावर मिल जाता। अभी चलते हैं इमरजेंसी सिचुएशन के अनुसार। अगर आप कंटेनरशिप में काम कर रहे हो, बीच समुद्र में घर में कुछ इमरजेंसी पड़ गई, हमें छुट्टी जाना ही जाना, तो कंटेनरशिप में थोड़ा बहुत लेट हो सकता है क्योंकि वो बीच समुद्र में है, उसको पोर्ट तक जाने के लिए 1-2 दिन लग जाता है। अगर वही क्रूज शिप में उस तरह का इमरजेंसी हो गई, उसी दिन उनको टिकट बनाकर उनको घर में भेजा जाता है। कंटेनर शिप के अंदर 20 से 30 लोग ही काम करते हैं, 20 से 30 लोग। तो आप समझ सकते हो, हर सुबह उठना, उन्हीं का चेहरा देखना, उन्हीं के साथ काम करना, उन्हीं के साथ रहना, उन्हीं के साथ खाना, उन्हीं के साथ पीना, 20 से 30 लोग। वैसे वो गलत नहीं है, वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन क्रूज शिप में छोटा शिप है, अगर बहुत ही छोटा शिप है उसमें तो कम से कम तो 500 लोग तो काम करते हैं, काम करने वाले 500 रहते हैं। अगर बड़ा शिप है तो कम से कम 3000 लोग काम करने वाले ही होते हैं। अभी मजे करने की बात बोले तो कंटेनर शिप में भी मजे करते हैं, क्रूज शिप में भी मजे करते हैं। वो पार्टी का माहौल ही अलग अलग होता है, उसमें भी खाना वाना बनाते हैं, इसमें भी खाना वाना बनाते हैं। तो मजा तो हर जगह पर होता है, लेकिन यहाँ जो मजा है वो कुछ अलग ही है, क्योंकि लड़कियां रहती है, लड़के रहते हैं, म्यूजिक चलता है, डिस्को होता है, कभी गेम्स होता है या फिर गाने होते हैं, बहुत ही अलग है। और वहाँ महीने में एक बार या किसी का बर्थडे पार्टी हुआ उस टाइम में वहाँ पर मजे करते हैं। कंटेनर शिप में हफ्ते में 1 दिन छुट्टी मिलती, ये गुड न्यूज है। लेकिन क्रूज शिप में 24/7 हर रोज काम करना ही करना है, क्योंकि क्रूज शिप कहीं रुकती नहीं है, वो चलती रहती है इसमें, इसीलिए उसमें काम चलता ही रहता है, उसमें हर रोज काम करना है। छुट्टी के बारे में सोचना ही मत। हाँ, छुट्टी तब मिलती है अगर आपकी हेल्थ कंडीशन ठीक नहीं है, आपको डॉक्टर ने बताया कि 2 दिन या 1 दिन रेस्ट करना है, तो आप रेस्ट कर सकते हो उस टाइम में। और वो भी ईमेल के थ्रू आ जाता है कि भाई आपका डिपार्टमेंट में इस बंदा को तबीयत ठीक नहीं है तो उन्हें रेस्ट की ज़रूरत है, तो रेस्ट कर सकते हैं। अभी ज्वाइनिंग के हिसाब से बताया जाए, कंटेनर शिप में ज्वाइनिंग के लिए अगर आप 9 महीना काम करके आप छुट्टी जा रहे हो तो ज्वाइनिंग के लिए आपको मेल में फिर 2 महीने के बाद मेल आएगा कि आपको इस जगह पर ज्वाइनिंग होना है, क्योंकि उनका जो मैक्सिमम एजेंसी से मुंबई में है, तो हमें मुंबई तक जाना पड़ता है एंड मुंबई से कंपनी हमें टिकट देती है, फिर कंटेनर शिप में या फिर कार्गो शिप में ज्वाइन होना पड़ता है। और क्रूज शिप में इनका एक पोर्टल ही है, मतलब एप्लीकेशन है। जैसे हम छुट्टी गए, मतलब छुट्टी भी नहीं गए, हम शिप में है, हमारा छुट्टी अगले महीने 20 तारीख को स्टार्ट होने वाली है, तो हमें वापस आने का भी टिकट, वापस आने का भी डेट, वापस कौन सी शिप में ज्वाइन हो रहे, ये सब कुछ उसी टाइम में दिख जाता है। कंटेनर शिप में क्रूज शिप के मुताबिक सैलरी ज़्यादा है। अगर एक ओएस हो गया उसको 1,30,000 1,50,000 से ऊपर ही होता है, और एक ऑफिसर हो गया तो समझ लीजिए 2 लाख से स्टार्ट ही हो जाता है उनका सैलरी। लेकिन क्रूज शिप में कम है सैलरी, बहुत कम है उनके मुताबिक, यहाँ पर कम है। अगर उनको 1,30,000 है तो यहाँ पर 1 लाख रुपया मिलता होगा। और क्रूज शिप में पोजीशंस जल्दी चेंज होते हैं, प्रमोशन जल्दी मिलता है, क्योंकि लोग ज़्यादा है, ज़्यादा रिटायरमेंट ज़्यादा होते हैं, प्रमोशन जल्दी आता है। कंटेनर शिप में प्रमोशन बहुत ही लेट होता है। तो अभी तक का जो भी है क्रूज शिप और कंटेनर शिप के बारे में मैंने डिफरेंट बताया हुआ है। इसके अलावा आपको और भी कुछ जानकारी चाहिए तो फिर मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको 100% रिप्लाई दूंगा। और मुझे ये भी कमेंट कीजिए कि मैं नेक्स्ट कौन सा वीडियो बनाऊं, क्योंकि मैं तो अपने हिसाब से मैं चलता रहता हूँ किस तरह वीडियो बनाना है ये सब। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि C1D वीज़ा, जो कि यूएस में आने के लिए C1D वीज़ा की ज़रूरत पड़ती है, तो C1D वीज़ा का हम अप्लाई कहाँ से करते हैं एंड उसका प्रोसेस के लिए हमें कितना टाइम लगता है और उसका कितना फीस होता है, फीस के लिए पैसा हमें रिफंड कहाँ होती है, ये सब का जानकारी मैं आगे के वीडियो में दूंगा। और मैं आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार मेरे इस वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा अपने अग्निवीर वाले और जो कि 17 ईयर्स या 22 ईयर्स से रिटायर्ड आर्मी लोग हैं उनसे शेयर कीजिए, ताकि उनको ये इन्फॉर्मेशन मिले और क्या जाने उनमें से कितने लोग यहाँ पर आ जाए। फिलहाल अभी के लिए तो हमारे कंपनी में फौजी बंदा है सिर्फ 3 ही लोग हैं, सिर्फ 3 ही लोगों को देखा है इंडियन आर्मी से। एक तो आर्टिलरी का है, तो वो यहाँ पर आ गया क्योंकि उनके फैमिली वाले जो भी है वो क्रूज शिप में काम करते थे, एंड दूसरा
जो कि मैं हूँ, यहाँ पर आया हूँ। मुझे तो इस शिप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैं पहले आर्मगार्ड में गया, फिर उसके बाद मुझे पता चला कि इस टाइप के शिप भी होते हैं, हम भी अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर मैंने अप्लाई किया एंड मैं यहाँ पर आया हूँ। और तीसरा बंदा, एक और बंदा है जो कि मद्रास रेजिमेंट का ही, उन्होंने भी उसमें अप्लाई किया था। उनको भी मैंने बताया था कि इस तरह आप अप्लाई कर सकते हो, एंड वो भी अभी इसी कंपनी में। हालांकि वो दूसरे शिप में, मैं दूसरे शिप में हूँ, लेकिन हर शिप में हर बार जब मैं आता हूँ, नेवी वाले बहुत सारे रहते हैं। मिनिमम तो मुझे कम से कम यहाँ 900 लोग काम कर रहे हैं। 900 में से तो 100 लोग तो नेवी वाले मुझे दिख जाते हैं, क्योंकि उनको सबसे पता होता है कि हाँ, नेवी वाले के पास सब डॉक्यूमेंट्स सब कुछ रेडी रहता है एंड उनको हायरिंग जल्दी किया जाता है। और एयरफोर्स वाले भी हैं कुछ, और बाकी पुलिस वाले भी है यहाँ पर, CISF वाले भी है यहाँ पर, और बाकी आउट कंट्री के जो कि फिलीपींस वाले हैं या फिर साउथ अफ्रीका वाले हैं, इनके जो आर्मी वाले, क्योंकि उनको पता है आर्मी वालों को, उनके आर्मी वाले यहाँ पर काम करते हैं और उनके एयरफोर्स वाले यहाँ पर काम करते हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि इस टाइप की वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अपने फौजी भाइयों को सभी को पता चले। हालांकि सिविलियन भी इसमें आ सकते हैं, सिविलियन तो बहुत लोग आते हैं, हर जगह मारामारी चलती है। मुंबई में पैसे देते हैं लोग, इतने में मुझे जॉब करा दो, इतने में मुझे जॉब करा दो, लेकिन एक भी पैसा देने की कोई ज़रूरत नहीं, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। यहाँ ज्वाइन होने के लोग ग्रेजुएशन करते हैं, होटल मैनेजमेंट करते हैं, एयरलाइंस में गेस्ट सर्विस में काम करते हैं, बहुत ही एक्सपीरियंस रहने वाले आते हैं। अपने लिए एक्सपीरियंस है, लेकिन हम उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हम समझते हैं अरे वहाँ पर कहाँ हमको होगा यार। मैं भी पहले ऐसे सोचा था, लेकिन फिर उसके बाद एक किताब बता रहा हूँ, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, एक किताब पढ़ लेना, आप समझ जाओगे कि हम कुछ भी कर सकते हैं। मैं भी पहले अरे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में सारे गोरे गोरे होने चाहिए, एकदम टाई पहन के बहुत अच्छा होना चाहिए, लेकिन चीज़ वो नहीं है। गुब्बारे काला हो या गोरा हो, जो गुब्बारे होते हैं ना, एक काला गुब्बारा और एक गोरा गुब्बारा, दोनों के अंदर अगर हीलियम गैस भरा जाए तो दोनों उड़ेंगे। एक के अंदर मुंह से फूको, काले गुब्बारे के अंदर हीलियम गैस भरो, गोरे गुब्बारे के अंदर मुंह से फूको, तो गोरा गुब्बारा नीचे रह जाता है, काला वाला ऊपर उठ जाता है। तो इस तरह जो हीलियम गैस है ना, वो अपने अंदर होने चाहिए कि हम क्या कर सकते हैं करके, हम सब कुछ कर सकते हैं। फौज ने हमें बहुत सिखाया है एंड रियली मैं अप्रिशिएट करता हूँ फौज को। एंड प्लीज अपने फौजी भाइयों से शेयर कीजिए, ताकि किसी ना किसी की मदद हो जाए। ओके दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद। मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा C1D वीजा के बारे में। थोड़ा लेट हो सकता है, मैं एक्चुअली ये वीडियो कल बनाने वाला। अभी देखिए, मैं ड्यूटी से ऐसे आ गया, ड्यूटी खत्म करके सीधा आया, क्योंकि आपने कमेंट पढ़ने के बाद मुझे लगा कि आज जैसे भी वीडियो अपलोड करना है, तो इसीलिए मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो प्लीज़ आप अपने फौजी भाइयों के साथ शेयर कीजिए एंड मुझे कमेंट कीजिए आपको कोई भी दिक्कत है तो। और मैं जिस तरह वेबसाइट का नाम दिया हूँ, उस वेबसाइट में जाके हमेशा आप करियर पेज में जाके चेक करते रहिए, अप्लाई करते रहिए, हम जो चाहते हैं वो मिलेगा। तो जय हिंद दोस्तों, अपना ख्याल रखिए।